हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दिल थाम के बैठ जाइए। आ गए हैं आपके टीचर आपको पढ़ाने के लिए फिजिक्स क्लास 10th। चलिए, चैप्टर इस साल का पता नहीं, पहले तो 10वां चैप्टर था, शायद एक आध कम हो गया हो तो 9वां चैप्टर है। ठीक, चलिए। तो बेटा हमने कल डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण से संबंधित क्या पढ़ा था बच्चों? गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब रचना के नियम क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब रचना के नियम हमने कल पढ़े थे। और मैंने आपको अवतल दर्पण से संबंधित, किससे? अवतल दर्पण से संबंधित वस्तु की स्थिति के हिसाब से अलग 6 टाइप के क्या बताए थे? डायग्राम बना के बताए थे, प्रतिबिंब रचना करके बताई थी। पहले पढ़ाया था प्रतिबिंब रचना के नियम, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पूरा किरण आरेख बता के आपको मैंने बताया था, किरण आरेख बना के मैंने आपको बताया था कि वस्तु कहां स्थित होगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक तो यह भी बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति, इसके बाद उसकी प्रकृति, आकार, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो चलिए, कल आपकी क्लास के बाद हमारी कोई क्लास नहीं हुई, तो इसलिए ये सब बना हुआ है। इसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। क्या आएगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का अर्थात बहुत छोटा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे अर्थात वक्रता केंद्र के थोड़े से आगे रखी हो तब जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। देखिए, ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है क्या? कल गलत लिखवा दिया क्या? अरे बेटा एक सेकंड देखना, ये यहां पे मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया? और क्या, चलो आज पता चल रहा है कल का, और तुम में से किसी बच्चे ने बोला भी नहीं। ये वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बन रहा है, ये वस्तु से बड़ा थोड़ी बनेगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा। और आपने कल से आज तक देखा भी नहीं हो, बताओ आज जाके पता चल रहा है। कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम? कैसी पढ़ाई कर रहे हो? चलिए, और मैंने बोला तो हमेशा छोटा ही था। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, कहां पर आ जाए? सी पर आ जाए, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां होती है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु के साइज कैसा रहता है? वस्तु के बराबर। और वास्तविक व उल्टा तो हमने पढ़ा ही है। अब इसके बाद हमने खिसका कर कहां रख दिया बेटा? सी और एफ के बीच में रख दिया। ये देखिए, सी और एफ के बीच में वस्तु, तो प्रतिबिंब सी से इधर खिसक गया, यानी कि कहां पे पहुंच गया? वक्रता केंद्र से परे। कैसा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा। फिर जब वस्तु को हमने फोकस पर ही रख दिया था तब कहां प्रतिबिंब बना? अनंत पर। कैसा बना? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बोलेंगे, वास्तविक व उल्टा ही बनता है। और जब वस्तु, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता वास्तविक बनता है? बेटा ये प्रकाश किरणें आपकी कहां मिल रही हैं? वास्तविक रूप में ही मिल रही है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसके बाद बात करें जब वस्तु, ये कंडीशन को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? यह वह कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। बात को समझे, अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। बाकी 5 स्थितियों में वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। इस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है, हालांकि वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने कल आपको बता दिया था पूरा। अब मैंने आपको एक बात बोली थी लास्ट में जाते जाते कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने अभी हाल आपके सामने पढ़ाया है इसको आप बहुत शानदार तरीके से याद कर सकते हो। तो देखिए बेटा, ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक या कहें, ट्रिक कुछ नहीं होती, याद करने की एक थोड़ी सी तकनीकी है। देखिए, बढ़िया शानदार तरीके से आपके सामने पेश है। देखो, आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर में भी इस चीज को बनाना है। कैसे बनाना है? देखिए, तो 6 की 6 स्थितियों के बारे में। ये क्या हो गया बेटा? हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा अवतल दर्पण। इसके सामने हमने खींच दिया ये भैया मुख्य अक्ष। ये क्या है बेटा? आपका ध्रुव। फिर इसके बाद यहां कहीं पे फोकस,
और जितनी दूर ध्रुव से फोकस उतनी दूर फोकस से कौन, वक्रता केंद्र। चलिए ये कंडीशन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपको किस तरीके से लिखना है देखना, अभी शानदार तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा ट्रिक देखने के बाद। इसमें आप एक काम करना, पहली कंडीशन कहाँ होती है बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, तो आप यहाँ पे एक लिख दो। एक का मतलब ये क्या है, वस्तु की स्थिति, ठीक। आप यहाँ पर दो लिख दो, दो का अर्थ क्या है बेटा, वक्रता केंद्र से परे। आपकी किताब निकाल के देखिए, उसमें एक सारणी बन रही है, आपकी किताब में एक सारणी बन रही है। यदि आपके पास कैसी किताब हो, नई किताब है या पुरानी किताब है, तो उसमें एक सारणी बन रही है। मैं आपको बता देता हूं टॉपिक से पहले, पेज नंबर 181 पर, पेज नंबर 181 पर एक सारणी बन रही है। उस सारणी को आप देखिए, उसको आप ऐसे चुटकी में याद कर लोगे। देखो दूसरे नंबर की कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र से परे, कल हमने पढ़ी। तीसरी स्थिति क्या है बेटा आपकी, वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति क्या है आपकी बेटा, सी और एफ के बीच में, ये वस्तु की स्थिति है। पांचवी स्थिति क्या थी बेटा आपकी, एफ पर रख दिया था। और छठी स्थिति क्या थी बेटा आपकी, पी और एफ के बीच में। तो ये गिनती आपने लिख दी, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, वस्तु की स्थिति है। एक का मतलब अनंत, दो का मतलब वक्रता केंद्र से परे, तीन का मतलब वक्रता केंद्र पर, चार का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांच का मतलब फोकस, छह का मतलब पी और एफ के बीच में, फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित हो वस्तु। तो अब क्या करना है, आपको गिनतियां आती हैं, तो गिनतियां आती हैं तो ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा, ऐसे ही आपको बस यहां से, कहां से स्टार्ट करना है, फोकस से, और लिख दो एक, फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरी स्थिति पे दो, ये लिख दो तीन, इधर लिख दो चार, इनके नीचे पांच के नीचे कितना लिखना है, एक, यानी फोकस से स्टार्ट करना है यहां से, और गिनती लिखो 1 2 3 4, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा पांच, क्या लिख दिया, पांच। इसके बाद अब जगह ही नहीं है, क्योंकि हमने पांच का मतलब क्या है, अनंत, और वहां पर रख दिया हमने वस्तु को। और इसके बाद अब पीछे जगह नहीं है अनंत के बाद, तो एक काम करो, दर्पण के पीछे लिख दो क्या बेटा आपका, 6, क्या लिख दो, 6 ऊपर ही। तो शानदार तरीका है, देखिए बेटा, एक जहां लिखा है उसका एक पर वस्तु की स्थिति है, दो लिखा है उसका दो, तीन से तीन को मिलाइए, चार से चार, पांच से पांच, छह से छह। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए जब वस्तु कहां होती है, अनंत पर, प्रतिबिंब का बनता है फोकस पर, वस्तु वक्रता केंद्र से परे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब, अब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर। चार, चार का मतलब सी और एफ के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, सी से परे। पांच का मतलब फोकस, तो पांच का मतलब अनंत पे। छह का मतलब पी और एफ के बीच में, छह का मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आया इंटरेस्ट, आई बात मेरी समझ में। अब इसके बाद बात करोगे, आप कहोगे कि सर ये तो आपने प्रतिबिंब की स्थिति के लिए बताई है, सर आकार वास्तविक है कि उल्टा। तो बच्चे इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। स्टार्टिंग कहां से करना है, बिंदु आकार से। बिंदु आकार, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्या बोला आपने, बस बिंदु आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम बात करें, सर आप, अब आप कहोगे तो 1 2 3 4 5 ये पूरे वास्तविक और उल्टे हैं। देखो नीचे बनना है, सभी क्या है, वास्तविक और उल्टे। और ये क्या है बेटा आपका, अकेला आभासी व सीधा। पूरे क्या है, वास्तविक व उल्टे, और ये अकेला क्या है बेटा, आभासी व सीधा। तो ये ट्रिक है बेटा आपकी काय की, गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित। आप यदि परीक्षा में भूल जाओ कि कहां बनता है, कैसा बनता है, कुछ नहीं है, गोलीय दर्पण बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इस टाइप से लिख दीजिए। आप एक से एक को, दो से दो, भूल मत जाना। एक कहीं यहां से स्टार्ट मत कर देना, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। सबसे पहला बनता है फोकस पर, जब वस्तु कहां होती है, अनंत पर। अनंत से दूर आप रख नहीं सकते, और फोकस से इधर बन नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब आज अगला टॉपिक पे बात कर रहे हैं बेटा हम, क्या देखना ध्यान से। ये हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण, आपके किताब के अनुरूप में चलता हूं। अवतल दर्पण आपने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे बेटा आप अवतल दर्पण के उपयोग। तो मेरे साथ जल्दी से लिखें, आप लिखिए। चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं बेटा, अवतल दर्पण के उपयोग, और परीक्षा में यही आता है, अवतल दर्पण के उपयोग। अब देखो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ, मतलब वस्तु कहाँ रखी होती है, उसी हिसाब से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये चीज हम समझ गए। तो आप हम ये भी देख सकते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको इतना आज का पेपर देके लग ही गया होगा कि मैंने मात्र कितने से दिन आपको पढ़ाया है।
अभी विज्ञान, आपको मैंने कितनी सी विज्ञान पढ़ाई, फिर भी आपके पेपर में कितना ज्यादा उस पढ़ाए हुए में से आ गया। ठीक, आपको ये देख लिया होगा, मैंने अभी पेपर देख लिया आपका त्रैमासिक परीक्षा का, बहुत शानदार, बहुत सरल, इजी पेपर आता है। ठीक, 2-2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको ज्यादा बड़े नहीं, जो पूछ रहा है उसके बारे में लिख दीजिए बस। ठीक, ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो कुछ चीजें और, 1-2 क्वेश्चन और जो उसमें आए थे अपवर्तन से संबंधित, तो वो भी आपको आ जाते। ठीक, चलिए, तो बेटा अवतल दर्पण के उपयोग लिखना है। सबसे पहला है बेटा आपका, सबसे पहला उपयोग है टॉर्च। काय में करते हैं बेटा? टॉर्च। एक आप लिख सकते हो सर्च लाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, तथा वाहनों, तथा लिखेंगे मेरे साथ में, वाहनों के अग्रदीपों, वाहनों के अग्रदीपों में। सर अग्रदीप मतलब क्या होता है बेटा? हेडलाइट। अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, तो ध्यान से सुनना है, हेडलाइट अलग चीज होती है। ठीक, हेडलाइट, अग्रदीपों में प्रकाश का, प्रकाश का शक्तिशाली, प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश पुंज, मैं पूरा ही लिखवा रहा हूं अच्छे से, शानदार, प्राप्त करने में। चलिए, तो आप ध्यान से समझ गए होंगे, शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए या करने में किया जाता है। चलिए दूसरा लिखिए, मैं सब चीजों को समझाऊंगा कि टॉर्च में किस तरीके से किया जाता है, सर्च लाइट का तात्पर्य क्या होता है। बेटा टॉर्च तो टॉर्च आप जानते हो, सर वहां पे कहाँ पे दर्पण लगा हुआ होता है? बेटा करते हैं जो स्पेशल आती हैं आपकी, जो छोटी मोटी आती है उनमें नहीं लगा होता, जो आती हैं अच्छी खासी आपको ज्यादा लाइट चाहिए होती है। सर्च लाइट मतलब होता है रात में जब पुलिस वगैरह के पास होती है, वो उसका फोकस से जाता है बहुत लंबा। आपने देखा होगा आजकल एक बैटरी आती है जिसमें क्या होता है बेटा, आपका जो टॉर्च आती है वो बहुत लंबा फोकस से देती है, तो उस लंबे और बिल्कुल समांतर शक्तिशाली फोकस के लिए हम उसमें अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और वाहनों के अग्रदीपों, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेड, मतलब आपको सामने कहीं बिल्कुल अच्छा प्रकाश चाहिए, बिल्कुल सीधा प्रकाश चाहिए, तो आप कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हो? तो देखो मेरी बात सुनो, अवतल दर्पण क्यों इसके पीछे लगा दिया, क्यों? देखो ये तो कोई भी बता देगा और किताब में भी लिखा है, क्या क्या उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, ये है। अब यही क्यों है, पॉइंट भी तो समझेंगे, तो क्यों का तात्पर्य पता होना चाहिए, इसके पीछे क्यों लगा के, लगभग हर चीज के पीछे आप क्यों लगाइए। ठीक है, एक बच्चा कमेंट में मेरे से बोलता है, मतलब कुछ उसके डाउट्स वगैरह निकल के आते हैं। ठीक है, अच्छे डाउट हैं, बढ़िया हैं, 3 डाउट्स थे, आप घबराए ना, आप जो भी प्रश्न पूछते हो मैं उसका बिल्कुल हमेशा उत्तर दूंगा। उस बच्चे ने 3 अच्छी खासी बातें पूछी। पहले मैंने आपको अभियान भी स्टार्ट किया है, मैंने आपसे बोला था कि चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th फिजिक्स वाला पार्ट। तो बेटा फिजिक्स क्या है उस बच्चे का, सबसे पहले ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न उसका था कि किरण क्या है, कल मैंने भी, और तीसरा प्रश्न क्या था, फिजिक्स, दूसरा किरण, और फिजिक्स की उत्पत्ति किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, तो इस तरीके से उसके 3 प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। सबसे तीसरे प्रश्न का आंसर ये है बेटा कि फिजिक्स की उत्पत्ति किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की। ठीक, चलिए, और भी मैं इसी क्लास में आंसर दे दूंगा सभी चीजों का। चलिए, तो ये आपने क्या बना लिया बेटा, एक अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। तो आप क्या करो, देखो ये क्यों करते हैं हम लाइट का उपयोग, इस तरीके से ध्यान से सुने। अब हमें प्रकाश चाहिए, आप इधर मत बनाइए, आप इस तरफ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी बना लो। ठीक, हमें तो पीछे पॉलिश करनी होती है उसके, कहाँ पॉलिश करनी होती है, पीछे पॉलिश करनी होती है। अब एक काम कीजिए, आप यहां पर क्या रख दीजिए बेटा, एक प्रकाश स्रोत जो कि बल्ब होता है, बैटरी से आपने रखा, तो बेटा ये तो सभी तरफ क्या जाएगा, इसका प्रकाश जाएगा, सबको पता है। तो बेटा इस ये जो बल्ब है ये क्या रख दिया हमने, यहाँ एक बल्ब रख दिया, ये छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है बेटा आपकी हेडलाइट वगैरह में, ये बल्ब हमने यहाँ रख दिया। अब बल्ब सामने भी प्रकाश देगा और पीछे भी, तो बेटा इस प्रकार ये हमने कहाँ पे रखा है पता है, इस दर्पण के लगभग फोकस पर, कहाँ पे रखा है, फोकस पर। अब फोकस पे से ऐसे प्रकाश आएगा, सब जानते हैं फोकस से होते हुए दर्पण पर प्रकाश आएगा, तो फोकस से होते हुए यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो वह कहाँ हो जाती है बेटा, दर्पण के समांतर। कहाँ चली जाती है, दर्पण के समांतर चली जाती है, इस तरीके से। ठीक, आपको पता है। तो बेटा ये बल्ब से ऐसे प्रकाश निकलेगा और दर्पण से टकरा कर बिल्कुल एक सीधा समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होगा। तो आपको लंबी दूरी तक देखना है इससे, तो पता चल जाता है। ठीक, और इससे इधर जो प्रकाश निकल रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर भी फैल जाता है, लेकिन इधर जो प्रकाश जाएगा इसको हम कहाँ रखते हैं, फोकस पर। अब हमने पढ़ा है कि यदि फोकस से होते हुए, कहां से, फोकस से होते हुए दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वह कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है।
तो नियम लगते हैं बेटा, क्या लगते हैं? नियम लगते हैं, सब जगह सब चीजों का कारण होता है। चलो, ये तो अर्थ हो गया टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों के लिए प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश वो किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। दूसरा देखिए अब बेटा, मैं कल बता रहा था चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, मैंने क्या बोला? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। आप बोलोगे सर चेहरा बड़ा किसको देखना होता है? बेटा बिल्कुल देखना होता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेबिंग दर्पण, किसमें बेटा? आपकी सेबिंग दर्पणों के रूप में, या आप अगर इसको ऐसे याद नहीं रखो तो आप सिंपल सा याद रखने का, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। चलिए, आपको मैंने बहुत सिंपल बता दिया। आप बोल रहे सर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते, दाढ़ी बनाने के लिए तो हम, अब आपकी तो दाढ़ी वाड़ी है नहीं है चलिए, तो मेरी है, काट लूंगा मैं। अवतल दर्पण मेरे पास नहीं, हम समतल दर्पण से ही बना लेते हैं, ठीक है। हम घर पे नहीं बनाते, दुकान पे जाते हैं। तो बेटा जो कोई घर पे बनाते हैं, आप अवतल दर्पण बना सकते हो। किस तरीके से? अब ध्यान से सुनिए, होता क्या, हमने कल पढ़ा बेटा छठी कंडीशन में चित्र याद करिए कहां बनता है। अब आपका मुंह आपको सीधा दिखना चाहिए, पॉइंट समझना। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि चेहरा कैसे दिखेगा, अवतल दर्पण में तो चीजें उल्टी दिखती हैं, तो आप फिर मिस कर गए। छठी कंडीशन आपको जब वस्तु कहां होती है बेटा? ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब पीछे बनता है और बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा प्राप्त करने के लिए आप और भी स्थितियां रख सकते हो, लेकिन बाकी स्थिति में उल्टा बनता है। अकेले छठी कंडीशन में कहां बनता है बेटा? आपका सीधा बनता है, ये हमने देख लिया। तो हम क्या करते हैं बेटा, दाढ़ी बनाने के लिए बारीकी से एक एक बाल को देखना होता है, या जो भी उसमें देख रहा होता है। हम खुद यदि बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक। यदि और कोई हमारी सेविंग कर रहा है तो वो नहीं देखेगा उसको, तो वो तो डायरेक्ट आंखों से देखता है। हम तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं ऐसे करके, वो तो डायरेक्ट आंखों से देखता है। आप पॉइंट नहीं समझ रहे, आप वो दर्पण थोड़ी लगाता है वहां पे। यदि हम हमारी सेविंग खुद कर रहे हैं तब, अब जैसे मान के चलो कैंची है या जो भी है बेटा, जिससे भी हम साफ कर रहे हैं, दाढ़ी वगैरह को बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमने क्या रख लिया, हमारे चेहरे को दर्पण के बिल्कुल पास में, अर्थात छठी कंडीशन में। अगर आपने दूर रख लिया तो उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, पता नहीं कहां मिलेगा, नहीं आपको कुछ दिखाई देगा। लेकिन आपने छठी कंडीशन ही बिल्कुल पास में रख दिया, तो दर्पण में ही अंदर कैसा दिखाई देगा? बड़ा। दर्पण के पीछे का मतलब दर्पण के अंदर कैसा दिखाई देगा बेटा? बड़ा। तो तब हम करते हैं चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में किसका उपयोग करते हैं बेटा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला आएगा बेटा आपका कैसा? दंत विशेषज्ञ यानी दांतों का डॉक्टर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों का, दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, बड़ा प्रतिबिंब देखने में। अब आप बोल रहे हैं सर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दंत चिकित्सक को क्यों देखना है? बेटा दांतों का डॉक्टर होता है, उसके पास क्या होता है आपका? उसके पास क्या होता है? देखिए अवतल दर्पण होता है बेटा। अवतल दर्पण को क्या देखता है? वही छठी कंडीशन में रख देता है आपके चेहरे को, आपके मुंह खुला है ऐसे आ किया तो दांतों की बारीकी से दिख जाते हैं क्या दिक्कत है, कीड़े मकोड़े जो भी आपके दांतों में दिक्कत है। हाय राम, क्या क्या पढ़वा रहे हो मेरे से। चलिए, और एक और है बेटा शानदार, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने में। देखिए सौर भट्टियों, अब भट्टी का तात्पर्य तो आप जानते हो, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश, किसका बेटा? सूर्य का प्रकाश, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने में। मैं कभी कभी का को थोड़ा गलत बना देता हूं, आप देख लें, इस तरीके से कर देता हूं मैं जल्दी। होता है ऐसा है। चलिए, तो प्रकाश, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। चलिए आ गया समझ में। तो ये चार बेटा आपके अवतल दर्पण के उपयोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बोल भी सकता था, क्या बोल सकता था
कि बच्चे अवतल दर्पण के उपयोग 4 लाइन में बोल के बता देता, लेकिन मैंने इसको क्यों लिखवाया है, देखो इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया क्यों करते हैं, इसके पीछे क्यों करते हैं, इसके पीछे क्यों करते हैं, इन दोनों का ज्यादातर तात्पर्य एक ही है। इसके बाद बात करते हैं सौर भट्टियों में। अब सौर भट्टियों में कैसे, और सौर भट्टियां क्या हुई हैं? सौर भट्टियों का तात्पर्य आप ऐसे समझते हो, सूर्य के प्रकाश से हम किसी चीज को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टी का तात्पर्य जलाना होता है सूर्य के प्रकाश से। ठीक, आप जानते हो बेटा सूर्य का प्रकाश अनंत है, एक ऐसी ऊर्जा है सौर ऊर्जा जो कि अभी तो फिलहाल खत्म होने वाली है नहीं है इतनी जल्दी, उसमें लगातार हजारों करोड़ों वर्षों तक उसकी आयु है, जब तक आती रहेगी। और सौर ऊर्जा से यदि हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो बेटा आपकी फ्यूल की बचत हो रही है, लाइट की बचत हो रही है, बहुत सी चीजों की। चलो, तो ऐसी भट्टियां जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज को जलाने के लिए, वो सौर भट्टी है। अब कैसे केंद्रित करते हैं प्रकाश को, आप ऐसे समझ लो कि बेटा यहाँ पर सौर भट्टी है, इस जगह पे क्या है, कोई भी चीज जलाना है, ये चीज को हमें क्या है, ये कोई पदार्थ है, इसको हमें जलाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसके सामने बेटा एक अवतल दर्पण रख दिया ऐसे करके, ध्यान से समझो। और किस दिशा में रखा बेटा, इसको हमने फोकस पर रख दिया जिस चीज को जलाना है, और इस दर्पण को हमने ऐसी जगह पर रख दिया जहां से बिल्कुल समांतर प्रकाश आ रहा है। तो आप समझो बेटा ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कहां से आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। और आप सभी जानते हो बेटा जब कोई प्रकाश समांतर आता है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां जाता है, फोकस पर। कहां जाता है, फोकस पर। तो ये पूरा प्रकाश एकत्रित होकर कहां पे आ जाएगा बेटा, उस वस्तु पर आ जाएगा। अब आप समझते हो बेटा दर्पण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को क्या कर देता है, पूर्ण परावर्तित कर देता है, संपूर्ण प्रकाश को। तो इसने तो कुछ अवशोषित किया नहीं जितना प्रकाश आ रहा था। और ये छोटी मोटी भट्टियां नहीं होती, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश आया और आकर और उसने क्या कर दिया, एक जगह पे केंद्रित कर दिया, तो क्या हो जाता है बेटा, वो वस्तु जलने लगती है, गर्म होकर उसकी ऊष्मा में बहुत ज्यादा अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और वो चीज जलने लगती है। तो देखो लाइव वगैरह तो मैंने भी नहीं देखा इन चीजों को, हमें कल्पना ही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह होती होंगी जहां पर सौर भट्टियों का उपयोग किया जाता होगा। तो मेरा टॉपिक खत्म होता है, चलिए जल्दी से आगे देखता हूं मैं समय कितना हो चुका है। समय जरूरी है, समय के हिसाब से ही चलना पड़ता है। चलिए ज्यादा नहीं, अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं, बहुत बढ़िया। पेपर में आया था, पता नहीं एसबी गेमर जेमर बोल रहे हैं कि पेपर में आया था, क्या आया था पेपर में, जो भी आया हो बेटा, जो पढ़ा रहे हैं वो सब आएगा पेपर में, कभी ना कभी आपको काम आएगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। चलिए, तो ये 4 आपने क्या लिख लिए बेटा, अवतल दर्पण के उपयोग समझ गए होंगे। मैंने आप एक बार और मैं बता देता हूं बच्चों, अवतल दर्पण के उपयोग याद करना अलग बात होती है, और यही उपयोग क्यों है इस बात का पता करना ये एक अलग बात होती है। अच्छा पढ़ना किसे कहते हैं आप समझिए, ठीक है। हर विज्ञान है, ये क्या है, विज्ञान है, साइंस है बेटा। हर चीज में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आपने किसी भी कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहा हो, किताब में कोई भी चीज लिख रही हो, आप जिस भी जगह से पढ़ रहे हो उस जगह पे कहीं भी कोई भी चीज, हर जगह पे आप पूछिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे मैंने आपको जितना भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में चीजें बताई मैंने आपको, मेरा क्या है बेटा, केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए मैं उसके ज्यादा अंदर नहीं जाता। हाँ, आपके जो भी डाउट्स होते हैं किताब में जितनी बातें लिखी होती हैं उसको क्लियर कर देते। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पेपर में भी आया था कि भाई आप जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्यों कर देता है नीले लिटमस पेपर को लाल, ये आपने कभी पूछा, नहीं पूछा। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछना चाहिए। प्रकाश किरण को क्यों मोड़ देता है दर्पण, पॉइंट है। इस तरीके से हर प्रश्न के पीछे आपकी क्यों होनी चाहिए, और आपके पास उस क्यों का यदि उत्तर है, जब आपका क्यों क्लियर होगा, जब आपका वाई क्लियर होगा। अभी मैंने एक बहुत शानदार वीडियो देखी, बहुत शानदार वीडियो देखी, उसको समझे आप थोड़ा सा। यूट्यूब पे ही ऐसे ही देखते रहते हैं रील्स वगैरह, उसमें बड़ा शानदार बात बोली उसने कि यदि आपका वाई क्लियर है, यदि आपका वाई क्लियर है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। वाई क्लियर का तात्पर्य, वाई मतलब होता है क्यों। देखिए 1-2 मिनट आपके हो सकता है खराब होंगे, पढ़ाई तो मैं नहीं करवा पाऊंगा 1-2 मिनट, मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। जैसे उस वीडियो में एक व्यक्ति बोलता है बेटा कि जैसे मैंने आपको एक सिंपल एक प्लेट दी, जो कि प्लेट कितनी चौड़ाई, एक लकड़ी की प्लेट है जिसकी चौड़ाई 2 फीट मान लो और लंबाई 10 या 20-30 फीट है, जो भी मान लो आप, ठीक है 30 फीट है, 2 फीट चौड़ी है इतनी और 30 फीट लंबी है। मैंने आपको जमीन पर रख दी और मैं आपसे कहूंगा मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, इस प्लेट पे चलिए, तो आप चलेंगे आराम से, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे बताओ। 10,000 नीचे जमीन पे, 2 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी अगर एक प्लेट है तो आप आराम से चल जाओगे उसमें, ठीक क्लियर। अब यदि यदि मैंने क्या बोला बेटा कि इसी प्लेट को मैंने कहां पे रख दिया बेटा, एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, क्या है,
एक सामने बिल्डिंग है और एक दो बिल्डिंग है इस तरीके से, उसी प्लेट को मैंने कहां रख दिया, एक ये बिल्डिंग थी इस तरीके से देखिए, और एक ये बिल्डिंग थी, इनके बीच की दूरी बहुत, और ये ऊंची है 100 फीट, कितनी 100 फीट, बहुत 10 20 50 मंजिल ऊंची बिल्डिंग। अभी उसी प्लेट को मैंने यहां रख दिया और बोला कि इस पे चलिए, मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आप चलोगे क्या? नहीं चलोगे, नहीं चलोगे। इतनी रिस्क कौन लेगा थोड़े से पैसों के लिए? क्या 100 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पे या 100 फीट ऊपर बिल्डिंग पे एक अगर क्या रखिए प्लेट, आपको पता है कि आप चल सकते हो, लेकिन इसके बाद भी आप नहीं चलोगे। ठीक, इसके बाद यदि मैंने आपसे बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जिससे मैं ये बात बोल रहा था उससे मैंने बोल दिया कि सामने वाली बिल्डिंग, आप यहां पर हो और सामने वाली बिल्डिंग पर जो टॉप फ्लोर है उसमें आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब बेटा उस पर मैं आपसे चलने के लिए नहीं कहूंगा, उस व्यक्ति से जब यहां पर उसकी बेटी फंसी हुई है उस बिल्डिंग में, तब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप उस जगह जाइए, लेकिन आप फिर भी उस जगह पे जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि भाई जब तक आपका वह क्लियर है कि मैं इस पे क्यों, मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, तो आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्लियर है इस बात का कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको। आपको पता होना चाहिए आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, और यदि आपको पता नहीं कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई क्यों जरूरी है ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो मेरी बात आशा करता हूं समझ में आई होगी। ये मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग बता दिए हैं, चलिए, और उसका क्यों भी मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए, अब मैं आपको अगला टॉपिक क्या है ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको अवतल दर्पण पढ़ाया है, अभी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है वो नहीं बताया। आज की क्लास में मैं खत्म कर दूंगा 1 घंटे में, जल्दी से देखिए। उत्तल दर्पण अब हमारा क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। हमें क्या करना है बेटा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख, प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख जो मैंने आपको कल बताए थे पूरे के पूरे बेटा काय के थे, जल्दी बताइए, काय के थे? अवतल दर्पण के। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे आपको उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। तो आप देखिए, सबसे पहली बात, ये अवतल दर्पण जैसा सिस्टम नहीं है इसमें, ध्यान से, अवतल दर्पण जैसा सिस्टम बेटा इसमें नहीं है, ध्यान से। तो क्यों नहीं है? तो बेटा आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, उत्तल दर्पण। अब इसका अगर मैं बात करूं, ये क्या है बच्चे? ध्रुव। यहां पे कहीं आप मान लीजिए फोकस, कोई फिक्स नहीं होता है, ये आप इसको बना रहे हो, अगर आपको फिक्स ही चाहिए तो फिर आप इस पूरे गोले को बनाइए और फिर उस गोले के केंद्र को आप यहां पे रखिए, उससे बीच में आप क्या रख सकते हो? सी रख सकते हो। चलिए, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, यदि आप में से कोई कहे कि सर इधर अनंत पर रख दो पहली स्थिति में, दूसरा वक्रता केंद्र से परे, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा सी और एफ के बीच, पांचवा एफ पर, छठा पी और एफ के बीच में। अब बताइए आप कैसी बात कर रहे हो बेटा? आप जिधर से पोलिस हो रही है उधर वस्तु रखने की बात कर रहे हो। अरे बच्चों, जिधर पोलिस हो रही है उधर वस्तु रखने की बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? तो इधर वस्तु रखने से होगा क्या? नहीं, वस्तु को उस तरफ रखना है जिधर पोलिस नहीं हो रही, जिधर से प्रकाश आएगा, तो आपको वस्तु को इधर रखना है। और इधर तो कंडीशन है ही नहीं है, मतलब इधर कोई स्थिति ही नहीं है। जैसे आप बेटा कहीं भी जा रहे हो, इस तरीके से कहीं भी जा रहे हो, जैसे आप कहीं भी गए, आपका घर कौन सी जगह पे? ए जगह पे। ये क्या है? बी। यहाँ क्या है? सी। और यहाँ पे क्या है बेटा? आपका डी। अब आपने किसी ने कॉल किया, आप यहां से चले, अभी कहाँ हो? आप बोलोगे घर पे ही हूं, ए स्थिति पे हूं। आप यहां पे आ गए, क्या बोलोगे? बी पर हूं। या आप यहां पर हो तो आप क्या बोलोगे? बी और सी के बीच में हो। यदि मैं आपसे क्या बोलूं कि यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और आपसे बोला चले, आपके पास बीच में कॉल आया। अब पहले भी कॉल आया था इस जगह पे, पहले भी कॉल आया था इसी जगह पे, आपने क्या बोला था? बस सी पर पहुंचने वाला हूं। आप सी कुछ भी मान लो, अब मुझे नहीं पता आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हो, इसलिए आप सी को कुछ भी मान लो। यहां पे सी था पहले, तो आपने क्या बोला? बस सी पर, सॉरी, यहाँ सी पर पहुंचने वाला हूं। लेकिन अब यदि कोई बिंदु नहीं है तो आप क्या बोलोगे? अब आधे रास्ते में हूं, ऐसा कुछ बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? आधे रास्ते में पहुंच गया, बस पहुंचने ही वाला हूं। क्योंकि जगह का यदि नाम क्लियर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल पाओगे जगह का नाम क्लियर। तो बस यही इसमें समस्या है या बात है, अच्छी भी है बुरी भी है जो भी है, कि बेटा इधर कुछ है ही नहीं है, इधर जगह का कोई नाम ही नहीं। आप केवल एक कंडीशन रख सकते हो या दो कंडीशन। क्या? पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर हो, ठीक। और दूसरी कंडीशन, जे बेटा दर्पण के सामने कहीं भी,
दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, जहां दर्पण है उसी के सामने। तो इसमें केवल और केवल बेटा दो स्थितियां बनती हैं। जैसे कल अवतल दर्पण में कितनी बनी थी, 6, इसमें केवल दो स्थितियां बनती हैं। और एक स्थिति तो बहुत सिंपल है, अनंत पर। जब मैंने आपको इसके फोकस के बारे में बताया था तब मैंने ये वाली कंडीशन बता दी। तो चलिए, वस्तु की स्थिति, सबसे पहला, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखिए बेटा, दो ही कंडीशन है, आप बना लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, अच्छा डायग्राम भी बना ले, चलिए तब भी चल जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है बेटा, आपका ध्रुव। अब वस्तु कहां है, अनंत पर। आप ऐसे मान सकते हो, किताब में ऐसे मान रखिए, वस्तु कहां है, अनंत पर। तो अनंत से बेटा प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण, दो, आपको जितनी लेना हो आप दो ऊपर ले लीजिए और दो नीचे। अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से बेटा, मैंने आपको नियम बताए थे कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से आती है बेटा आपकी, जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा से होती हुई आप मतलब परावर्तित हो जाती है, हो जाती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे कहीं आपका क्या है बेटा, फोकस, देख लीजिए। और इधर ही क्या है, जितनी दूर आपने फोकस उतनी दूर वक्रता केंद्र। ये भी आया था आपके परीक्षा में, मैंने कल कितना बताया था कि एफ बराबर क्या होता है बेटा आपका r/2, ये भी आया था परीक्षा में। चलो बहुत से प्रश्न आए थे परीक्षा में, तो जो भी है, चलो सब आएंगे जो पढ़ा रहे हैं वो। तो ये कहाँ प्रतिकर्षित हो जाएगी, यानी कि ये कहाँ पे परावर्तित हो जाएगी बेटा, ऐसा लगेगा जिसको ये व्यक्ति देख रहा है, जिसकी आंखों पर ये प्रकाश किरण पहुंच रही है, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ये भी कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगी इस तरीके से। ये कहाँ चली जाएगी, ये भी फोकस की दिशा में ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये कहाँ चली जाएगी, ये भी फोकस की दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो बेटा अब वास्तव में तो ये किरणें मिली ही नहीं, ना ये मिल रही ना ये मिल रही, कोई सी प्रकाश किरणें मिली, ये भी दूर होती चली जा रही हैं और ये भी दूर होती चली जा रही हैं। अब ये नहीं मिली तो हमने कहाँ मिला दिया, पीछे, दर्पण के पीछे मिला दिया। तो बेटा अब भी अनंत पर जब वस्तु रखी है तब भी प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, फोकस पर। कहां बन रहा है, फोकस पर। अब फोकस पर बन रहा है और कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का। कैसा है, बिंदु आकार का। और इसके बाद एक और स्थिति बेटा, वास्तविक है कि आभासी। तो आप देख रहे हो आभासी किरणों से मिलकर बन रहा है, तो कैसा है, आभासी। और बेटा आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो एक स्थिति जो आपकी हो गई खत्म। अब मैं समझ गया हूंगा, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं कि कल आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो फिर ये सब आपको समझ में अब आ रहा होगा। चलो, तो फिर दूसरे नंबर पे जल्दी समझ में आएगा। दूसरे नंबर पे आप दर्पण के सामने कहीं भी रख दो। देखिए किताब में भी शायद क्या लिख रहा है, मैं देखता हूं एक सेकंड। किताब में भी लिख रहा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, कहीं भी, चलिए, अनंत तथा दर्पण के बीच आपने ऐसी स्थिति मान ली, ये वस्तु की स्थिति है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी, आपको जैसा अच्छा लगे वही, कहीं भी। मैं इस स्पेशल कंडीशन भी बताऊंगा आपको एक। चलो, तो आपने रख दिया बेटा इस तरीके से। ये क्या हो गया बेटा आपका उत्तल दर्पण। परीक्षा में ये भी आया था। अच्छा, लेंस के बारे में आया था, ये नहीं आया था, लेंस के बारे में आया था। चलो, आप हालांकि दिमाग लगा सकते थे। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, लेंस अलग चीज होती है और दर्पण अलग चीज होती है। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं। जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है वो कैसा होता है, अवतल। कैसा होता है, अवतल। और जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है वो कैसा होता है, उत्तल। ये उत्तल और अवतल। सर ये क्या है, लेंस है। ये क्या है बेटा आपके, लेंस है। हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, चलिए इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आप घबराए ना। लगभग कल ही सब इसके बारे में बता दूंगा। पहले लेंस तब आएगा जब आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना पढ़ लोगे। चलो, तो बेटा हम रखते हैं, हमने कहाँ रख दिया, देखिए वस्तु को। ये कहाँ है, ध्रुव, और इधर कहाँ है, अनंत। अब अनंत और ध्रुव के बीच में जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ रख दी। मैंने कल वस्तुओं के नाम नहीं लिख पाए थे, ये क्या है, वस्तुओं के नाम है बेटा, ठीक है। ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। ध्यान से समझे, एक सेकंड, माइक को सही कर रहा हूं मैं। हाँ, ये ए बी वस्तु का है। चलो, एक प्रकाश किरण हमने कहा ली बेटा समांतर। अब आप सभी जानते हो जो समांतर लेते हैं वो कहाँ चली जाती है बेटा, इस तरीके से चली जाती है। किस दिशा में होते हुए, ये आपका फोकस है और इधर क्या है, वक्रता केंद्र। चली गई वापस। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ लो, आप जल्दी देखो। दूसरी प्रकाश किरण आप जैसा अच्छा लगे, आप फोकस की दिशा में ले लो, आप वक्रता केंद्र की दिशा में ले लो, या आप पी पर ले लो, आपको जैसा अच्छा लगे। तीनों कंडीशन में एक सा चित्र आएगा। चलो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फोकस की दिशा में ले रहा हूँ। तो मैंने फोकस की दिशा में अगर प्रकाश किरण को लिया
चलो नहीं गई, सही नहीं गई फोकस की दिशा में। चलो जाएगी जाएगी, घबराना, ये गई फोकस की दिशा में। अब जे कैसी जाती है बेटा आपकी, ध्यान से, सब जानते हैं फोकस की दिशा में यदि मैंने ली वस्तु को, यार बेटा क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक सेकंड, आप फोकस की दिशा में ले रहे हो तो प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, ऐसा हो तो नहीं सकता, बनाएंगे बनाएंगे। चलो आप एक काम करो, अभी पी पर ले लो, मैं भी यार देखूंगा तीनों कंडीशन में आपको चित्र बना के बता दूंगा। आप पी पर ले लो, आपने प्रकाश किरण पी पे ली, तो जो आपतन कोण है वही क्या होगा इधर, परावर्तन कोण। अब ये प्रकाश किरण इधर चली गई और ये प्रकाश किरण इधर, अब इधर तो मिल नहीं रही, तो ये दोनों का मिल जाएंगे, इसको पीछे हटा दो, इसको पीछे हटा दो, तो पीछे हटाई और इसको पीछे हटाई, तो दोनों कहाँ मिल गई, ये यहाँ पे मिल गई। तो ये जो इतनी बड़ी वस्तु है बेटा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा ए डैश और बी डैश। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच। ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। अब आपको दिख रहा होगा वस्तु से छोटा है, बड़ा है, बराबर है, कैसा है, देखो कैसा है, अरे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसके बाद बात कर रहे हैं सीधा है, तो दिख भी रहा होगा आभासी किरणें मिल रही हैं, तो कैसा है बच्चे आपका, आभासी तथा सीधा। ये चारों चीजें बताई हैं मैंने आपको, हमेशा ध्यान से समझ लेना, आभासी तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण में आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि उत्तल दर्पण से हम वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते और उत्तल दर्पण में हम वस्तु से उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। बेटा आप कहीं भी वस्तु को रखो, आप इसको अगर इधर खिसकाओगे तो ये प्रतिबिंब इधर की तरफ आने लगेगा, आप इसको दूर खिसकाओगे ये फोकस की तरफ जाने लगेगा। आप समझ जाओ ना, क्योंकि जब मैंने अनंत से अनंत पे रखा था, देखो इधर जब मैंने अनंत पे वस्तु रखी थी तो फोकस पर बना था, अब मैं वस्तु को कहां लाया, दर्पण के पास में, तो प्रतिबिंब फोकस से पीछे खिसक गया, प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की तरफ खिसक गया। तो जैसे जैसे मैं वस्तु को कहां ला रहा हूं, जैसे जैसे मैं वस्तु को कहां ला रहा हूं, देखो अनंत से पास में, और ये क्या हो रहा है, जो आपका प्रतिबिंब फोकस से इधर आ रहा है। ठीक, चलिए मैं इसमें आपको एक स्पेशल बात बता देता हूं बच्चे, कौन सी, याद रखना डायरेक्ट के लिए, कि यदि आपने उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को उतनी दूरी पर रखा जितनी फोकस दूरी है, अर्थात फोकस दूरी कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक अपना फोकस है, तो आपने जितनी फोकस दूरी है उतनी ही दूरी पर यदि वस्तु को रखा, ये फोकस दूरी के बराबर, समझ जाओ आप, ये यहां से यहां तक अगर 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या लगा आपने 5 सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो बिल्कुल कहां बनेगा पता है, पी और एफ के बिल्कुल ठीक बीच में, कहां बनेगा, ठीक बीच में। और पता है वस्तु से आधे साइज का बनेगा, कहां बनेगा, वस्तु से आधे साइज का। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर, हाइट हाइट। ठीक, तो ये स्पेशल मैंने आपको एक ओटी बता दी है कि यदि पी के सामने आपने, यानी दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव फोकस के ठीक मध्य बिंदु पर बनता है और आधे साइज का बनता है। तो एक अच्छी बात है, किताब में नहीं दे रखी है ये वाली बात आपकी, तो मैंने आपको अलग से बता दी। और ये अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है, आप आगे थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो अपने आप वैसे भी समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ये सब मैं आपको निकलवाऊंगा। तो ये दो बातें खत्म होती हैं बेटा, जिसमें मैंने आपको बता दिया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। बस एक उपयोग है केवल उत्तल दर्पण का, ध्यान से। आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के बाद ही पढ़ सकते हो उत्तल दर्पण के का उपयोग। तो बेटा इसमें एक ही उपयोग है आपकी किताब के अनुसार, तो जो ज्यादा उपयोग करते भी नहीं है, वाहनों का, आपने क्या बोला बेटा, वाहनों का पश्चिम दृश्य, क्या बोला आपने, वाहनों का पश्चिम दृश्य, अर्थात पीछे की चीज, साइड मिरर। आपने किसी भी ऐसी कोई आपने बाइक वगैरह, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कुछ भी देखा होगा टैक्सी, उसके साइड में जो ड्राइवर होता है उसके साइड में दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, कांच लगे रहते हैं, लगे रहते, सॉरी कांच नहीं, दर्पण लगे रहते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है बेटा, उत्तल दर्पण। उसको क्यों लगाया जाता है वो भी समझिए आप, वाहनों का पश्चिम दृश्य देखने के लिए, देखने के लिए, देखने में, बस आप ऐसा कर सकते हो, यानी साइड मिरर, पश्चिम दृश्य देखने के लिए, वाहनों का पश्चिम दृश्य देखने में साइड मिरर के रूप में आप क्या लिख सकते हो, साइड मिरर, साइड मिरर या साइड दर्पण के
रूप में, पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चलिए, एक ही अकेला उपयोग है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न यही आता है, देखिए आपकी क्लास में भी लिखा हुआ है, पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि इस हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्यों पीछे उन्होंने खुद ने लगा के दे दिया, पिछले वालों के पूरे क्यों मैंने क्लियर कर दिए थे। अब इसका क्यों, देखिए मैं क्लियर करता हूं बेटा। सबसे पहले आप एक बात समझिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओटी आती है यहां से परीक्षा में, तो आपको अच्छे से समझना है बेटा। एक एग्जाम होता है 10th में, जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो सुपर 100 का एक एग्जाम दे सकते हैं। उस एग्जाम में जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कम से कम पिछले 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूं, कम से कम मान के चलो आप 7-8 प्रश्न मान के चलो जो मैंने अभी आपको इस चैप्टर में पढ़ा दिया है, इससे 7 से 8 प्रश्न, यानी सिलेक्शन और नहीं होना सिलेक्शन, ये दोनों निर्भर करेगा इस अकेले चैप्टर पर। ठीक, तो आप ध्यान से सुने मेरी बात को कि हमने अवतल दर्पण पढ़ा, तो बच्चे अवतल दर्पण में हमने देखा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बन रहा है अलग अलग स्थिति में, बिंदु आकार का भी, बराबर भी, बड़ा भी, यानी सीधा, आवासी, उल्टा उल्टा कुछ भी प्राप्त करना हो, वस्तु से छोटा वस्तु से बड़ा, तो हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक, लेकिन बेटा उत्तल दर्पण में हमने देखा कि यहां पे क्या बन रहा है बेटा, हमेशा छोटा बनता है, अर्थात कि किसी बड़ी वस्तु का हमें छोटा प्रतिबिंब बनाना है, तो आप किस दर्पण का उपयोग करोगे। कहीं भी अन्य कोई और उपयोग आ जाए परीक्षा में कि इस जगह पे हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, ये मैं सिखा के आपको क्या सिखा रहा हूं कि परीक्षा में आपको आ भी जाए कि फलानी जगह हम किस चीज का उपयोग करेंगे, दर्पण का, कौन से दर्पण का उपयोग करें, तो आप देख लोगे यार इस दर्पण का करेंगे, इस दर्पण का, क्योंकि आप उस दर्पण के बारे में पूरी चीज जानते हो कि हमें उस जगह पर उस स्थिति में क्या चाहिए। अब हमें, जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि एक बड़ी वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब बनाना है, तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, अब बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आप कहां बना सकते हो, और सीधा बनाना है, तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आप अवतल से बना सकते हो, लेकिन बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखो अनंत से वो वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, याद करो दूसरी कंडीशन, बन जाता है उसमें वस्तु से छोटा, लेकिन बच्चे उल्टा बनता है। अब वस्तु है उसका उल्टा आपको दिख रही है वस्तु, तो आप क्या ही करोगे उसमें उल्टा देखकर, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, आपको सीधा चाहिए, तो अब बच्चे सीधा प्रतिबिंब चाहिए और छोटा चाहिए, तो फिर आप किसका उपयोग करोगे, इसका। और बेटा वाहनों के पश्च दृश्य में यही तो करते हैं। अब जैसे आप अपने किससे जा रहे हो बेटा, कार से जा रहे हो, अब आप साइड में देख रहे हो, पीछे आपका ट्रक आ रहा है, अब ट्रक की साइज कितनी बड़ी है, आपने अवतल दर्पण लगा दिया, उसने और बड़ा बना दिया, क्योंकि वो तो अनंत पे आ रहा है एक प्रकार से, समझ पा रहे हो। तो बेटा उस बड़े से ट्रक को छोटे साइज में, आप गाड़ी चलाते होगे टू व्हीलर, आपने देखा अपनी गाड़ी के साइड में मिरर होता है, उसमें पीछे कुछ भी बड़ी चीज आ रही होती है, उसका कितना छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है। ये दैनिक जीवन में जो भी कुछ हो रहा है बेटा सभी साइंस है, समझ गए आप मेरी बात को। आप किताब में देख लीजिए, किताब में इस प्रश्न का शानदार उत्तर दे रखा है, पूरी बिल्कुल जो आपकी बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको किताब में से उतारना है। पेज नंबर 185 पे दे रखा है कि उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वाहनों के पश्च दृश्य के लिए, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि हमें वस्तु को सीधा देखना होता है। इसके बाद कह रहे हैं यद्यपि वह छोटा होता है, बड़ी वस्तु का, अब पीछे कोई वस्तु आ रही है छोटी है तो वो छोटी और दिख जाएगी, लेकिन बड़ी वस्तु आ रही है तो उसको छोटा देखना होता है। काम ज्यादातर यही होता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस जो भी आ रहा हो पीछे वो बड़ा ही होता है दर्पण से। तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है, बिल्कुल सही बात है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। देखो इसके सामने दृष्टि क्षेत्र मतलब ये बहुत ज्यादा जगह के को कवर कर सकता है, बहुत ज्यादा जगह को कवर कर सकता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। कैसा होता है, बाहर की ओर। ये वाला कैसा होता है, बाहर की ओर। तो देखिए ये देखिए यहां तक, इसमें इधर तक का दिख जाएगा और इधर तक का, ये पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। देखो आप, अगला है बाहर की तरफ आते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर के अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या बनाता है, समर्थ बनाता है। तो ये आपने समझ लिया बेटा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, और क्यों करते हैं साइड मिरर के रूप में, ये भी आपने समझ लिया है। ठीक, चलिए तो बताइए मुझे कोई समस्या परेशानी अभी तक के पढ़ाए हुए में से आई हो बेटा आपको, जल्दी से आप कमेंट कीजिए फटाफट। 44 मिनट की आज वीडियो हो चुकी है, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मुझे अर्जेंट काम आ गया था इसलिए। आगे और पढ़ाएं या जल्दी बताओ, आगे और आज पढ़ाएं या फिर इतना ही ठीक है, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक अब जो अभी तक पढ़ा रहा था उससे बिल्कुल ही हटके अलग है। आपकी किताब को आप थोड़ा सा और पढ़ना, उसमें आपको 2 बातें और बता रखी हैं। आप कभी ताजमहल वगैरह देखने जाओ तो बेटा
ताजमहल के पास में लाल किला है, आगरा में ही लाल किला है बेटा, शाहजहां ने बनवाया था। किसी ने भी पढ़ लेना, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं होती है किसने कौन सा क्या बनवाया था। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था ये पता है, लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, जिसने भी। चलो, तो वो लाल किले में बेटा, लाल किले से ही आपको क्या दिखता है, ताजमहल दिखता है। तो लाल किले में एक ऐसी जगह पे जहां पर एक उत्तल दर्पण लगाया हुआ है, तो वो ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहां से ताजमहल की छवि उस उत्तल दर्पण में दिख जाती। मैं कम से कम ज्यादा नहीं 2 से 3 बार आगरा घूम चुका हूं, और उसमें मैंने लाल किला भी 3 बार में से समथिंग 2 बार तो देखा है, ताजमहल तीनों बार देखा है, लेकिन मैंने इस चीज को नहीं देखा क्योंकि मैं किताब में पढ़ के नहीं गया था, और मुझे ये वाली बात पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ वहां पर है। तो अब आप जब भी देखने जाओ आगरा, तो लाल किला देखने जाओ तो लाल किले में वो कमरा जरूर देखना जिसमें से ताजमहल दिखाई देता है, ठीक। वहां कहाँ लगा हुआ है, क्या ऐसा कैसा क्या है, किताब में लिख रहा है, तो आप देखना, होगा जरूर, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। आ गई मेरी बात समझ में? तो अच्छी लगी आज की वीडियो, जल्दी कमेंट करके बताइए, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। और आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। शुभ रात्रि, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, सॉल्व वगैरह कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बेटा। आज की क्लास को आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आज किसी ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, 1 नंबर, अच्छी। तो बेटा दिल से बोलना, जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि ऑफलाइन में आपको जैसा लगता है